जय हिंद दोस्तों, मैं शुभाम आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल HD ड्रीम इंस्टीट्यूट में। आज हम लोग इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं जिसका नाम है एग्ल मैसूर युद्ध। आज हम लोग एग्ल मैसूर युद्ध के बारे में बात करेंगे, कैसे टीपू सुल्तान की मृत्यु होती है और कैसे अंग्रेज लोग जो मैसूर है उस पर कब्जा कर लेते हैं। आज हम लोग पूरी चर्चा करेंगे। इसका जो क्वेश्चन है आपको एसएससी में देखने के लिए मिलेगा, रेलवे में मिल जाएगा इसका क्वेश्चन देखने के लिए, और भी जो एग्जाम होते हैं उनमें सारे में ही एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए इससे मिलेगा जरूर। आज हम लोग बात करेंगे एग्ल मैसूर के युद्ध के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बहमनी और विजयनगर दो राज्य थे। बहमनी और विजयनगर दो राज्य थे जहां पे बहमनी में मुस्लिम ज्यादा रहा करते थे और वहीं विजयनगर में आपके हिंदू ज्यादा रहा करते थे। अब इन दोनों के बीच में एक युद्ध होता है जिसे हम तालीकोटा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? तालीकोटा के नाम से जानते हैं। दोनों के बीच जब युद्ध होता है और युद्ध में यहां पे विजयनगर हार जाता है। अब जब हार गया तो वहां पे टुकड़े तो होंगे, विजयनगर का टुकड़ा हुआ और वहां से बन करके आया क्या? मैसूर। मैसूर का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि मैसूर कहां से बना, तो विजयनगर से बना था। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा, आशा करता हूं मैं। बाकी आपको समझ में आया कि नहीं आया ये आप बता दीजिएगा। अब आपको केवल एक काम करना है कि चुपचाप से जो आपने कॉपी और पेन रखा हुआ है उसको साइड में रख दीजिए और केवल कहानी के माध्यम से, जो मैं कहानी के माध्यम से आपको सुनाने वाला हूं उसी को याद कर लीजिए। आपको मैं 100% श्योरिटी के साथ बोल रहा हूं कि आपको अच्छे तरीके से एंग्ल मैसूर युद्ध याद हो जाएगा। केवल सन को लिखने की आपको जरूरत है। ठीक है, तो सन आप आराम से लिख सकते हो बाद में भी वीडियो को दोबारा चालू करके। ठीक है, तो आप देखेंगे कि बहमनी और विजयनगर के बीच में लड़ाई होती है जिसे हम लोग तालीकोटा के युद्ध के नाम से जानते हैं। ठीक है, इतनी बात मैंने आपको पहले ही बता दी। और इसके बाद जब विजयनगर और बहमनी के बीच लड़ाई हुई और इसके बाद यहां से विजयनगर हार जाता है और विजयनगर का टुकड़े होते हैं और उन्हीं टुकड़ों में से एक टुकड़े का नाम रहता है मैसूर। मैसूर राज्य की स्थापना कैसे हुई आपने देख लिया। ठीक है, और वहां का जो प्रधान सेनापति होता है उसे किसे बनाया गया? हैदर अली को। मैसूर का प्रधान सेनापति किसे बनाया गया? हैदर अली को। अब इसने क्या किया? अपनी योग्यता के बल पे 7061 में इसने क्या किया? जो मैसूर का शासक बन गया। कब बन गया? 7061 में। पहले मैसूर का शासक कोई और था, लेकिन अपनी योग्यता के बल पे इसने क्या किया? 7061 में इसने अपना शासक यहां का बन गया, मैसूर का। ठीक है, इसके बाद अब आप देखेंगे कि इधर मराठे हैं और इधर मैसूर है, इधर निजामों का क्षेत्र है, इधर उत्तरी सरकार है, छोटा सा क्षेत्र, और BEIC ऊपर है। ठीक है, इसको हमेशा खतरा बना रहा करता था मराठों से और BEIC से। ये कभी भी, जो मराठे हैं तो कभी भी अपना जब पैसे की जरूरत पड़ती थी आराम जाते थे और मैसूर के ऊपर युद्ध लड़ाई कर लेते थे और कुछ पैसे लेकर के साइड हट जाते थे। ठीक है, तो हमेशा ये डरा रहा करता था। ठीक है, फिर क्या हुआ कि पानीपत का एक युद्ध होता है। ठीक है, तो पानीपत के युद्ध में मराठे हार जाते हैं और जब मराठे हार जाते हैं तो चुपचाप से शांति से ये लोग बैठ जाते हैं और यहाँ पे मैसूर जो है हैदर अली को एक वो मिल जाता है, समय मिल जाता है कि आराम से अपनी सेना पे काम कर सके और शास्त्रागार पे काम कर सके, अपना शस्त्र अस्त्र बना सके, बढ़िया से सब कुछ एकदम तैयारी कर सके। ठीक है, और उसने किया भी ऐसा ही, और इसने डिंडीगुल आधुनिक शास्त्रागार बनवाया था। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डिंडीगुल आधुनिक शास्त्रागार किसने बनवाया? तो हैदर अली ने बनवाया था। ये आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये शांति से मराठे बैठ चुके हैं और इसे मैसूर को, हैदर अली को, एक बात तो कंफर्म है कि जो BEIC है वो कभी भी मराठों के ऊपर आक्रमण नहीं करेगी, क्योंकि मराठे उस टाइम पे इतने मजबूत थे
कि बीईआईसी भी आ जाती तो इन्हें भी पटक के मार देते हैं। ठीक है, तो मराठे के ऊपर तो कभी बीईआईसी रिस्क लेगी नहीं। और इसके बाद निजामों का जो क्षेत्र है, निजामों के क्षेत्र में भी बीईआईसी नहीं आक्रमण करेगी, क्योंकि जो निजाम थे इन्होंने पहले ही गिफ्ट के रूप में उत्तरी सरकार वाला एरिया जो है, उत्तरी सरकार वाला जो एरिया है वो किसे दे देते हैं? बीईआईसी को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ये लोग गिफ्ट में देते हैं। अब बेचारा बचा कौन? मैसूर बचा, हैदर अली बचा बेचारा। ठीक है, हैदर अली बेचारा बचा हुआ है। अब ये सोच रहा है कि मैं करूं तो करूं क्या, अगला नंबर मेरा ही है, मैसूर पे ही आक्रमण होगा, तो मैं करूं तो करूं क्या, अब बचूं तो बचूं कैसे? तो इसने क्या किया, आधुनिक शस्त्रागार पहले से ही बनवाया था। ठीक है, चलो आओ देख लेंगे, है ना। और यहाँ पे त्रावणकोर वाली जो एरिया है वो भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मतलब दोस्त ही समझ लीजिए कि वो दोस्त ही था। तो कुल मिलाकर के केवल मैसूर ऐसी जगह थी जहां पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो आक्रमण कर सकती थी। ये हमेशा इसको डर सताया रहा करता था। किसे? हैदर अली को। हैदर अली कहाँ का शासक था आपसे पूछ लिया जाएगा, तो मैसूर का शासक था। पहले शासक था या सेनापति था? पहले सेनापति था, इसके बाद शासक बनता है। ठीक है, इतना आपको अच्छे तरीके से याद हो गया होगा। अब थोड़ा सा एक चीज और समझिएगा कि जैसे ही ये जो मराठे हैं ना, ये जो मराठे हैं वो अपने होश में आते हैं तो सबसे पहले एक काम करते हैं कि मैसूर के ऊपर आक्रमण कर देते हैं। मैसूर के ऊपर आक्रमण कर देते हैं और यहाँ का जो शासक था हैदर अली इतना दिमाग उसका तेज था, शार्प दिमाग का व्यक्ति था। उसने क्या किया कि उसको तो पहले से ही लड़ना था, किससे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ना था। तो उसने क्या किया कि जो मराठे थे ना उनको कहा कि भाई तुम्हें चाहिए क्या, तुम्हें जो चाहिए वो मेरे से मांग लो और मैं तुम्हें दे दूंगा। तो मराठे बोलते हैं कि ठीक है, पैसे दे दो। इसने क्या किया, 35 लाख रुपए दे दिया, 35 लाख रुपए दे दिया। और इधर से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले क्या कहें कि जो निजाम थे ना, तो जैसे ही मराठे ने अपना लड़ाई करने के लिए तैयारी की और गए लड़ाई करने के लिए, यहाँ आक्रमण करने के लिए गए, तो इधर बीईआईसी वाले जो थे उन्होंने क्या किया, निजाम जाओ भैया तुम भी देख लो थोड़ा सा। तो ये इधर वाले निजाम भी चल दिए। तो हैदर अली ने बोला सब कुछ ठीक तो है, लेकिन एक बात याद रखना निजाम, कि अगर मान लो आज तो ठीक है, आज तो तुम किसी के उकसावे पे आकर के मेरे ऊपर आक्रमण कर दोगे, लेकिन कल को मैं तुम्हारे ऊपर आक्रमण करूंगा तो क्या तुम्हें कोई बचाने आएगा? तो निजाम बोले कि भाई ऐसा है कि मैं जा रहा हूं पीछे, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। तो मराठे पैसे लेकर के अपना वापस चले गए और निजाम को धमकी पे ही वापस चले गए। इन दोनों का काम खत्म हुआ। इसके बाद क्या होता है, फर्स्ट एंग्लो मैसूर युद्ध स्टार्ट होता है। कब होता है? 1767 से लेकर के 1769 तक ये युद्ध चलता है। ठीक है ना। तो हम लोग बात करेंगे कि ये जो युद्ध है उसमें जीता कौन। तो इसमें दोनों के बीच में ठीक ठाक टक्कर हुई और ठीक ठाक टक्कर में अंग्रेज लोग इतनी बुरी तरह हारे कि सीधे जाकर के मद्रास में अपना सर छिपाने के लिए जगह मिली। ठीक है, और इसके बाद मद्रास तक ये कौन पहुंच गया लड़ाई करने के लिए? मैसूर से शुरू हुआ युद्ध और मद्रास तक पहुंच गया। मतलब इतनी खतरनाक तरीके से किसने मारा था? हैदर अली ने। किसको? अंग्रेजों को पल भर मारा। ठीक है, और मद्रास के किले में जाकर के इन दोनों के बीच एक संधि होती है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? मद्रास की संधि के नाम से जानते हैं। तो पहला युद्ध कब हुआ? एंग्लो मैसूर का। तो एंग्लो मैसूर का फर्स्ट युद्ध कब होता है? 1767 में स्टार्ट होता है
और इसके बाद स्टार्ट होने के बाद कब एंड होता है उसका 2 साल तक चलता है 1769 में। 2 साल के बीच युद्ध चला दोनों के बीच में, और हारा कौन? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हारती है। और इसके बाद संधि होती है मद्रास में। मद्रास में संधि जब होती है तो संधि में जो आपके हैदर अली हैं वो बोलते हैं कि ऐसा है कि संधि में सारी शर्तें मेरी रहेंगी, तुम केवल सुनोगे, क्योंकि जो हारता है वो सुनता है केवल, और जो जीतता है वो शर्त अपनी सुनाता है। ये आज का भी टाइम का यही हाल है, जो जीतेगा वो सिकंदर, बाकी सब बंदर, ठीक है ना। तो यहाँ पे जीता कौन? हैदर अली जीता, और मद्रास की संधि हुई। मद्रास की संधि में कहा गया जितनी क्षतिपूर्ति मेरी हुई है, हैदर अली ने बोला जितनी मेरी क्षतिपूर्ति हुई है, 2 साल के बीच में जब लड़ाई होती है तो कुछ सैनिक मारे जाते हैं, इसके बाद कुछ जगह खराब होती है हमारी, ठीक है ना, जितनी भी क्षतिपूर्ति हुई है वो सारी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भरेगी। उन्होंने बोला सर बिल्कुल मैं ही भरूंगा, और कुछ सर? तो हैदर अली बोलता है कि एक काम और कर देना तुम, जब मेरे ऊपर आक्रमण कोई करे, जब मेरे ऊपर कोई आक्रमण करे तो तुम मुझे बचा लेना बस। तो अंग्रेज लोग उसी समय उनकी मजबूरी थी, जी सर जी कोई बात नहीं, मैं बचा लूंगा आपको। और इनको डर किससे था? हैदर अली को डर किससे था? मराठों से डर था, क्योंकि वो आते थे और आक्रमण करते थे और कुछ पैसे लूटते थे, इसके बाद चले जाते थे। जब भी पैसे की कमी पड़ी किनके पास? पेशवाओं के पास, मराठों के पास जब भी कमी पड़ी, उन्होंने क्या किया? इस हैदर अली को मारा, इसके बाद पैसे वैसे लेकर चला गया। होगी, ठीक है। तो पहला एंग्लो मैसूर युद्ध यहां पे समाप्त होता है। अब आप आगे देखिए सेकंड एंग्लो मैसूर युद्ध। जब सेकंड एंग्लो मैसूर युद्ध होता है, कब होता है? 1780 में स्टार्ट होता है, 1784 में इसका एंड होता है। मतलब बीच में 4 साल तक युद्ध लड़ा गया। किनके किनके बीच में युद्ध हुआ? तो वो हुआ था हैदर अली, सबसे पहले तो हैदर अली, ठीक है। उसके साथ में एक और व्यक्ति जुड़ गए जो थे मराठे। मराठे मतलब पेशवा, जो मैंने आपको पहले ही बताया है। और उसके साथ में ये जो निजाम थे, ये तो भाई निजाम जो थे ना, ये कभी चले जाते थे इनके साइड BEIC की तरफ, और कभी चले आते थे इन लोग की तरफ, आपके हैदर अली की तरफ। तो इसका तो कोई वही नहीं था, इसका जब मन करता था, जिधर मन करता था वो चला जाता था, इसके रहने और न रहने का कोई विशेष मतलब नहीं। तो यहां पे मेन थे मराठे। मराठे आ गए लड़ने के लिए, तो अब इधर BEIC एकदम टेंशन में हो गई, ठीक है। यहां पे वर्सेस कर लीजिए, और BEIC अब यहां पे टेंशन में आ गई BEIC कि मराठे और हैदर अली दोनों मिलकर के मुझे इतना ना मार देंगे कि मैं जिंदगी भर भूल नहीं पाऊंगा इस चीज को। तो यहां पे एक दिमाग लगाता है BEIC। BEIC दिमाग लगाती है कि ऐसा है कि मैं कुछ ऐसा कर दूं कि जो मराठे हैं और निजाम हैं ये दोनों साइड हट जाएं। तो इन लोगों ने कुछ ऐसा चक्कर चलाया कि दोनों एकदम सुस्त पड़ गए, एकदम लेजी हो गए, एकदम मतलब उनको कोई लेना देना नहीं है, युद्ध चल रहा है, वो अपने में बिजी हैं, एकदम शांत हो गए। ये दोनों शांत हो गए। अब लड़ाई किसके किसके बीच हो गई? हैदर अली और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में, और इसके बाद लड़ाई चलती रही, 2 साल बीत गए। 1782 में, कब? 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है, और हैदर अली की मृत्यु के बाद जितना जल्दी हो सके तो कोई नया राजा बनेगा। तो इन्हीं का बेटा था टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने क्या किया? अपनी गद्दी को, अपने पिताजी वाली गद्दी जो है उस पर बैठ गया। और अब कौन बन गया यहाँ का राजा, शासक कौन बन गया? टीपू सुल्तान। अब मैसूर का सुल्तान कौन है? टीपू सुल्तान,
ठीक है ना। मैसूर का राजा कौन है? टीपू सुल्तान। हैदर अली की मृत्यु कब होती है? हैदर अली की मृत्यु आपसे पूछ लिया जाए 1782 में। हैदर अली की मृत्यु कब हुई? 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। हैदर अली की मृत्यु के पश्चात उनका बेटा जिसका नाम था टीपू सुल्तान, वो गद्दी को धारण करता है और युद्ध जैसे चल रहा था वैसे ही युद्ध आगे बढ़ता है। अब युद्ध आगे बढ़ता है, जितने दिन तक आप समझ लीजिए कि जो युद्ध होते हैं ना, उसमें जब लड़ाई होती है तो जितने दिन तक युद्ध चलता है उसी हिसाब से जन धन सब चीज की हानि होती है। तो धीरे धीरे ये युद्ध चल ही रहा था, दोनों एकदम परेशान हो गए थे। इधर टीपू सुल्तान परेशान हो गया था, उधर बीईआईसी परेशान हो गई थी कि जल्दी से जल्दी जितना जल्दी हो सके इस युद्ध को खत्म करो, बस खत्म करो, क्योंकि बहुत नुकसान हो रहा था। बीईआईसी का भी नुकसान हो रहा था और उसके साथ ही आपके टीपू सुल्तान का भी नुकसान हो रहा था। तो इन्होंने 1784 में सोचा कि अब इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकल रहा है, कभी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हावी होती टीपू सुल्तान के ऊपर तो कभी टीपू सुल्तान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर हावी हो जाया करता था। दोनों के बीच में ऐसे चलता रहा, दोनों परेशान हो गए। 4 साल युद्ध चलाया कोई और इसके बाद इंसान परेशान हो जाता है, ठीक है। तो परेशान होकर के एक संधि करते हैं जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? मैंगलोर की संधि। आपने पढ़ी होगी, मैंगलोर की संधि होती है। कब होती है? 1784 में। और इस संधि में कहा जाता है कि जितना तुमने मेरा क्षेत्र जीता है, बीईआईसी से बोला जाता है कि जितना तुमने क्षेत्र मेरा जीता है वो तुम मुझे दे दो, और जितना मैंने तुम्हारा क्षेत्र जीता है वो तुम मेरे से ले लो। दोनों के बीच ये संधि होती है और दोनों लोग मान जाते हैं और यहीं पे इस युद्ध में विराम लग जाता है। यहां पे इस युद्ध में क्या हुआ? विराम लग गया और यहां पे ये युद्ध सेकंड एंग्लो मैसूर युद्ध खत्म हो जाता है। अब अगर आप आगे देखेंगे तो थर्ड एंग्लो मैसूर युद्ध शुरू होता है। मतलब कि अंग्रेजों का मन नहीं भरा, 2 युद्ध हुए उससे अंग्रेजों का मन नहीं भरा। वो किसी भी तरीके से और युद्ध की जरूरत मतलब समझ ही रहे थे कि मतलब किसी भी तरीके से युद्ध हो और हम मैसूर पे कब्जा करें, बस उनका केवल यही था। तो कुछ ना कुछ ऐसा काम किया करते थे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया वाले कंपनी वाले हैं कि किसी भी तरीके से ये इसको गुस्सा आए और ये मेरे ऊपर आक्रमण करे और मैं इससे लड़ाई करूं, ठीक है। तो लड़ाई होती है आपकी 1790 में स्टार्ट होती है और 1792 तक चलती है। कौन सा? थर्ड एंग्लो मैसूर युद्ध, ठीक है। अब यहां पे देखेंगे तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, निजाम और मराठे तीनों एक तरफ हो गए और टीपू सुल्तान बेचारा एक तरफ हो गया। जब हैदर अली का समय था तो क्या हुआ था? हैदर अली, निजाम और मराठे एक तरफ थे। सेकंड वाले जो ये एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था ये एक तरफ थे और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक तरफ थी। लेकिन यहां पे एक जस्ट उल्टा हो गया और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, निजाम और मराठे एक तरफ हो गए और टीपू सुल्तान बेचारा अकेला हो गया। अब यहां पे जब अकेला हो गया तो लड़ाई ऑटोमेटिक समझ में आ रही है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी एकदम मजबूत है और उसके साथ में मराठे भी एकदम मजबूत थे। निजाम का तो कुछ पता ही नहीं है, इनका तो कुछ पता ही नहीं है, इन्होंने लगता है शायद युद्ध किया ही नहीं कभी, तो इनका कुछ पता ही नहीं कि कितने मजबूत हैं। लेकिन मजबूत ही रहे होंगे भाई, ठीक है। इतना बड़ा क्षेत्र चला रहे हैं तो मजबूत रहे। तीनों एक साथ मिलकर के टीपू सुल्तान के ऊपर आक्रमण करते हैं। उस टाइम पे इस तरह आलम हो चुका था वहां का कि जो राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम, मैसूर की राजधानी थी, वहां तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चढ़ के आ गई थी। वहां पे एक संधि होती है और संधि में यह कहा जाता है कि कुछ जो क्षेत्र है वो तुम निजामों को दोगे और कुछ क्षेत्र मराठों को दोगे। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो क्या करती थी कि मतलब पैसा भी लेना चाहती थी इनसे और कुछ क्षेत्र भी लेना चाहती थी। तो क्षेत्र तो मिल जाता है लेकिन जब पैसे की बात आती है तो इसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 करोड़ रुपए मांगे इन लोगों से कि भैया 3 करोड़ रुपए दे दो, 3 से 4 करोड़ रुपए दे दो। तो टीपू सुल्तान कहता है इतने 2 साल से युद्ध लड़ रहा हूं, मेरे पास 1 रुपए नहीं है।
तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है कहती है, अच्छा जब तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो एक काम करो, ये जो तुम्हारे दोनों बेटे हैं ना, इनको मैं लेके जाता हूं। बेचारे छोटे छोटे बच्चों को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है, अपने साथ उठा के ले जाती है और कहती है, जब तुम्हारे पास पैसे होंगे ना तो चले आना, ले जाना अपने बेटों को। अब उसके पास पैसे ही कैसे हो पाएंगे, क्योंकि जब आधा क्षेत्र मराठे ले गए और निजाम ले गए और उसके साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ले गई, तो छोटा सा मैसूर, छोटी सी जगह बची, वहां से कैसे 3 करोड़ इकट्ठा कर सकता था टीपू सुल्तान। इसके बाद इतिहास में ये दोनों बेटों के बारे में कुछ पता नहीं चलता, इसलिए अब हम दोनों, इनके बारे में कोई पूछेगा नहीं मुझसे कि इसके बाद क्या हुआ, इन बेटों का वापस आए कि नहीं आए। इनके बारे में यहाँ से कोई जानकारी नहीं मिलती कि जिंदा थे कि मर गए कि क्या हुआ, कुछ नहीं पता चला। ठीक है, अब आप देखेंगे कि यहाँ पे तीसरा जो एंग्लो मैसूर युद्ध है वो खत्म होता है और तीसरे के बाद कुछ दिन तक शांति बनी रहती है। इसके बाद चौथी की तैयारी हो जाती है, चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध। और चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध कैसे स्टार्ट होता है, मैं इसके बारे में आपको बताता हूं। 1798 में, कब? 1798 में ये जो टीपू सुल्तान है ना, टीपू सुल्तान एक काम करता है कि एक चिट्ठी लिखता है। किसको लिखता है? फ्रांस को लिखता है। फ्रांस को लिखता है कि मुझे आपकी मदद की जरूरत है, मुझे यहां से BEIC को खत्म करना है। किसको खत्म करना है? BEIC को मुझे यहां से खत्म करना है, इनको हटाना है मुझे किसी भी तरीके से। तो वहां का उस टाइम पे नेपोलियन जो था वो मेन था। नेपोलियन ने एक चिट्ठी लिखी कि मैं आपकी मदद जरूर करूंगा, जैसे ही मैं यहां से फ्रांस से खाली होता हूं वैसे ही मैं आपके पास पहुंचूंगा और आपकी मदद करूंगा। तो बोलता है टीपू सुल्तान, ठीक है। टीपू सुल्तान तक चिट्ठी पहुंचे उससे पहले ही ब्रिटिश जो BEIC है वो लोग इस चिट्ठी को पकड़ लेते हैं और टीपू सुल्तान और फ्रांसीसियों के बीच में जो बातचीत चल रही थी वो सारी पकड़ी जाती है। और BEIC को इस तरीके से पता चलता है कि ये जो टीपू सुल्तान है ना, वो शांति के साथ नहीं बैठ सकता। टीपू सुल्तान कभी भी शांति के साथ नहीं बैठेगा, टीपू सुल्तान को अब ठिकाने लगाना ही पड़ेगा। अब इसी से आपका चौथा जो फोर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध है वो स्टार्ट होता है। और इस बार कोई भी संधि नहीं होगी, केवल इस बार इन लोगों को क्या करना था? टीपू सुल्तान को मारना था। ये लोग अपने मकसद में कामयाब होते हैं और चौथे जो एंग्लो मैसूर युद्ध है उसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु होती है और मैसूर जो है अब आजाद हो जाता है और आजाद होने के बाद साथ में अंग्रेजों का गुलाम भी हो जाता है। इस तरीके से भारत जो है तो गुलामी के पथ पे निकल गया, एक सीढ़ी और करीब पहुंच गया गुलामी के। दोस्तों, क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।